हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज 14 सितंबर है, तो आज से हमारी संसद का विशेष मानसून सत्र शुरू हो गया। हाँ जी, विशेष है ये। विशेष क्यों है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो ऐसी स्थिति में संसद का सत्र लगाना बहुत ही मुश्किल बात थी, लेकिन विभिन्न सावधानियों को बरतते हुए आज से यह काम शुरू हो गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी संसद जो है हमारे देश की विधायिका है, और विधायिका का जो मुख्य काम होता है, यह मुख्य काम होता है कानून बनाना। तो यानी कि सत्र किस लिए लगाया गया? ताकि अलग अलग चीज़ों पर, विभिन्न प्रावधानों पर कानून बनाया जा सके। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे अध्यादेश लाए गए थे पिछली स्थितियों में, तो उन अध्यादेशों को भी अब कानूनी रूप दिया जाएगा, यानी विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा और सदन में पास करवाया जाएगा। साथ ही कुछ नए विधेयक भी सरकार के द्वारा, सदस्यों के द्वारा लाए जाएंगे, तो उन पर भी चर्चा होगी। लेकिन हम यह देखते हैं कि लगभग कई परीक्षाओं के अंदर यह प्रश्न आता है कि एक विधेयक कानून कैसे बनता है। तो ऐसी स्थिति में यह हमारे लिए भी जानना जरूरी हो जाता है कि एक विधेयक कानून बनता कैसे है, उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पूरी की पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि कैसे एक विधेयक कानून बनता है, अधिनियम बनता है। तो ऐसी स्थिति में चलिए हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं और यह पूरी प्रक्रिया जान लेते हैं। और आप भी चाहते हैं कि आप पूरी प्रक्रिया जानें और एक विधेयक को कानून बनाएं, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो कभी भी किसी विधेयक को, दरअसल क्या होता है कि संसद के अंदर जो विधेयक हैं वह दो तरह के पेश किए जाते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। ऐसा कोई विधेयक है जो सरकारी सदस्य यानी कि जो मंत्री पेश करते हैं, तो वह सदन का सरकारी विधेयक माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई विधेयक है जिसे सरकारी सदस्य पेश नहीं करते, यानी कि जो सदस्य मंत्री नहीं है, ऐसे सदस्य पेश करते हैं, तो वह गैर सरकारी सदस्य होते हैं और उनके विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो दो तरह के विधेयक होते हैं। साथ ही साथ चार श्रेणियों में विधेयक पेश होते हैं। पहली श्रेणी सामान्य विधेयक की है। सामान्य विधेयक के अलावा तीन अन्य श्रेणियां और हैं: धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो बाकी सब तो स्पष्ट हो गए, लेकिन सामान्य विधेयक स्पष्ट नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में सामान्य विधेयक हम समझते हैं कि ऐसा कोई विधेयक है जिसमें धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधान नहीं है, उनकी तरह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह विधेयक सामान्य विधेयक माना जाता है। और सामान्य विधेयक के मामले में संसद के दोनों सदनों को बराबर शक्तियां प्राप्त होती हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को बराबर शक्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि यह साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साथ ही साथ दोनों सिफारिशें दे सकते हैं और दोनों ही उसको या संशोधन करने के लिए सिफारिश दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों के ही दोनों के द्वारा उस विधेयक को रोकने का प्रावधान भी किया गया है। तो दोनों के पास शक्तियां जो है वो बराबर दी गई हैं। शायद साउंड कम आ रहा होगा, थोड़ी सी आज तबीयत खराब है, कोल्ड हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो सॉरी फॉर दैट। इसी के साथ अब अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि किस प्रकार की प्रक्रिया यह होती है। तो सदन में जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक को 5 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यह पांचों के पांचों चरण जो है, यह चरण पांचों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर विधेयक किसी भी चरण में रुक जाता है और पास नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में वह कभी भी कानून नहीं बन पाता, अधिनियम नहीं बन पाता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यह पांचों चरणों को पास करते हुए निकल जाए और अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर ले। तो सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले क्या, सबसे पहले इसका पहला चरण होता है। इसको पहला चरण को प्रथम पाठन कहा जाता है। प्रथम पाठन कब होता है? विधेयक को पहले किसी सदन में पेश किया जाता है। यहाँ मैं बता चुका हूँ कि दोनों ही सदनों को बराबर शक्तियां हैं। यह राज्यसभा में ही पेश हो सकता है और लोकसभा में ही पेश हो सकता है। तो बराबर शक्तियां प्राप्त हैं दोनों सदनों को। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब विधेयक रखा जाएगा, तो विधेयक रखने से पहले जिस सदस्य के द्वारा वह विधेयक पेश किया जाना है, तो वह सदस्य सदन को पहले सूचना देगा कि वह किस विषय पर विधेयक पेश करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में सदन के द्वारा उसे मंजूरी दी जाती है, यानी सदन का जो अध्यक्ष होता है वह मंजूरी देता है। उसके बाद जो सदस्य है वह अपना विधेयक पेश करता है। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन सदन में कुछ ज़्यादा खास काम नहीं होता उस विधेयक के ऊपर। उस विधेयक के ऊपर एक इसका शीर्षक बताया जाता है, उसका उद्देश्य बताया जाता है बस। यानी कि जो सदस्य उस विधेयक को पेश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह केवल उस विधेयक का उद्देश्य बताएगा और शीर्षक बताएगा। उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा और उस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए भेज दिया जाएगा। तो पहले पाठन के अंदर, कि पहले चरण में केवल इतनी ही कार्रवाई की जाती है। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई विधेयक है जो पहले से ही, यानी कि पेश करने से पहले ही भारत के राजपत्र में वो प्रकाशित हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसको पेश करने के लिए सदन की मंजूरी नहीं लेनी होती। लेकिन अमूमन ऐसा बहुत ही कम होता है। अधिकांश स्थितियों में पहले विधेयक को मंजूरी लेनी पड़ती है, उसके बाद उसे सदन में पेश करना होता है। तो सदन में पेश करते समय पहले पाठन में, पहले चरण में क्या होता है, केवल विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण के दौरान उसका शीर्षक और उसके उद्देश्य बता दिए जाते हैं। उसके बाद उस विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद जो कहानी है वह दूसरे पाठन की शुरू हो जाती है। तो दूसरा पाठन जो है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी
यानी कि सदन यानी कि जो विधेयक है उस विधेयक को जो अंतिम रूप प्राप्त होगा, यह अंतिम रूप उसे इस दूसरे पाठन में यानी कि दूसरे चरण में ही प्राप्त होगा। इसके अलावा वह आगे अन्य कार्यवाही करेगा। तो इस स्थिति में ज़रूरी है कि दूसरा पाठन हम ठीक से समझें और अच्छे से समझ लें ताकि परीक्षाओं में हमें परेशानी ना हो। तो अब क्या होता है, यहाँ पहले चरण में तो विधेयक को हमने राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए भेज दिया था। तो अब क्या होगा, अब जो प्रकाशित हुआ था उसकी जितनी कॉपियां होंगी उसकी कॉपियां आएंगी, उसकी कॉपियां अलग अलग सदस्यों को यानी सभी सदस्यों को उसकी कॉपी बांट दी जाएगी। और सभी सदस्य को जब कॉपी मिल जाएगी तो कॉपी मिलने के बाद उस विधेयक के ऊपर एक आम चर्चा होगी। आम चर्चा की स्थिति में क्या होगा, विधेयक के ऊपर एक साधारण बहस होगी और साधारण बहस के अंदर उसके सिद्धांतों और उपबंधों पर चर्चा की जाएगी। दरअसल इस प्रक्रिया का जो ये दूसरा चरण है यानी दूसरा पाठन है, इसके अंदर 3 सब चरण भी होते हैं यानी कि 3 उपचरण होते हैं इसके अंदर। जो इसके 3 उपचरण होते हैं वो 3 उपचरण हैं, साधारण बहस, समिति अवस्था और विचार विमर्श की अवस्था। तो यहाँ पर 3 काम यह भी होंगे। तो इसको चरणवार समझेंगे कि दूसरे चरण के अंदर क्या क्या होता है। तो जो दूसरे चरण का जो पहला उपचरण है यह साधारण बहस होता है। तो साधारण बहस की स्थिति में क्या करते हैं, संसद के सदस्य है इस विधेयक के ऊपर एक साधारण बहस करते हैं यानी कि एक आम चर्चा करते हैं। और आम चर्चा में यह क्या चर्चा करते हैं, केवल उसके उपबंधों पर और सिद्धांत पर ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा यह इसके ऊपर अतिरिक्त चर्चा नहीं करते। जब यह सिद्धांतों और उपबंधों पर चर्चा कर लेते हैं तो उसके बाद इनके पास 4 विकल्प होते हैं। 4 में से कोई भी विकल्प अपना सकते हैं। पहला विकल्प होता है कि या तो सदन का जो अध्यक्ष है यह उस विधेयक के ऊपर तत्काल ही चर्चा करने के लिए बोल दे, यानी कि तुरंत कार्यवाही उस विधेयक के ऊपर कर दी जाए और तुरंत चर्चा करना शुरू कर दिया जाए। वृहद चर्चा यानी कि अच्छी तरह से चर्चा होने के लिए तुरंत ही काम शुरू कर दिया जाए, फिर तुरंत उस पर अच्छे चर्चा करने के लिए कोई अन्य दिन निर्धारित कर दिया जाए। पहले ऑप्शन में आता है। तो सदन चाहे तो उसको चूज कर सकती है, या फिर सदन के पास दूसरा ऑप्शन यह है कि उस विधेयक को सदन की प्रवर समिति को दे दो। प्रवर समिति उसके सभी पहलुओं की जांच करे, पहले सभी पहलुओं को समझे और उसके बाद वापस से सदन में ले आए। तो यह काम प्रवर समिति की स्थिति में होता है। अगर सदन प्रवर समिति में विधेयक भेजता है तो प्रवर समिति उसके ऊपर खंडवार चर्चा करेगी। वहीं इसके अलावा सदन के पास यह भी ऑप्शन है कि उस विधेयक को संयुक्त समिति में भेज दिया जाए। जो प्रवर समिति होती है, प्रवर समिति एक सदन की समिति होती है, उसमें एक ही सदन के सदस्य होते हैं। लेकिन जो संयुक्त समिति हम समझ रहे हैं यूनाइटेड कमेटी है, तो इसके अंदर दोनों सदनों के सदस्य होंगे यानी कि लोकसभा के सदस्य भी होंगे और राज्यसभा के सदस्य भी इसमें होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनके पास जब भेजी जाती समितियों में रिपोर्ट भेजी जाती है, समितियों में विधेयक भेजा जाएगा, तो क्या होगा, यह समितियां उस पर खंडवार चर्चा करेंगी, अच्छे समझेंगी। उसके बाद इनके जो विचार होते हैं ये अपने विचार एक रिपोर्ट में पेश कर देती हैं और वापस से सदन को वह विधेयक सौंप देती है। इसके अलावा जो सदन के पास ऑप्शन है वह चौथा ऑप्शन होता है। इस स्थिति में सदन जनता की राय जानने के लिए उस विधेयक को सार्वजनिक कर देते हैं। यानी कि अगर सदन ये है उचित समझता है, सदस्य समझते हैं कि भाई विधेयक पे जो जनता है उसकी राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति में सदन के सदस्यों के द्वारा उस विधेयक को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, जिससे कि जनता उस पर अपनी राय दे सके। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, 4 ऑप्शन तो होते हैं, लेकिन अधिकांश रूप से संसद के द्वारा प्रवर समिति वाला ऑप्शन अपनाया जाता है, यानी कि सदन की प्रवर समिति को वह विधेयक सौंप दिया जाता है। अधिकांश ऐसा ही होता है। तो इसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ चर्चा हुई तो चर्चा के बाद क्या होगा, तीसरा पाठन शुरू हो जाएगा तुरंत के तुरंत। अगर चर्चा नहीं हुई तो उसके अलावा जो भी काम किया जा रहा है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। तो अगर विधेयक सदन समिति के पास चला गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो विधेयक उस पर सदन समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद समिति की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो समिति पूरी चर्चा करने का क्या करेगी, वापस से उस विधेयक को सदन को सौंप देगी। जब वह विधेयक समिति से होकर के वापस से सदन में आएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तीसरी स्थिति शुरू हो जाती है यहाँ पे विचार विमर्श की व्यवस्था। अब क्या होगा, जो विधेयक है वह वापस सदन में आ गया है, तो सदन अब उस विधेयक के ऊपर खंडवार चर्चा करेगा। कोई भी विधेयक होता है अलग अलग खंड में होता है, उद्देश्य क्या है, लाभ क्या होंगे, हानि क्या होगी, वगैरह वगैरह, बजट कितना रखना है उसके लिए, तो यह सभी चीजें उसके अंदर बताई जाती है। तो अगली स्थिति विचार विमर्श की अवस्था होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, खंडवार चर्चा होगी। साथ ही साथ इस तीसरी अवस्था के अंदर यानी कि दूसरे चरण की तीसरी अवस्था के अंदर सभी सदस्यों को अब यहाँ पे यह अधिकार मिल जाएगा कि आप के मन में यदि कोई संशोधन है विधेयक को लेकर के तो आप वह संशोधन की सिफारिश सदन में करें। यानी कि कोई भी सदस्य यह समझता है कि विधेयक के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको बदल सकते हैं, जिसको और अच्छा बना सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह सदस्य सदन को वह सभी सिफारिशें बता सकता है। उसके बाद सदन फैसला लेगा कि उन सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है या नहीं। लेकिन अगर वह सभी सिफारिशें स्वीकार हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में वह सभी सिफारिशें भी उस विधेयक का अंग बन जाएंगी।
तो इस प्रकार से यह दूसरे चरण का तीसरा उपचरण होता है, जिसके अंदर विचार विमर्श किया जाता है, खंडवार चर्चा होती है और सदस्य अपने अनुसार सिफारिशें पेश करते हैं। जब यह पूरी की पूरी कार्रवाई संपन्न हो जाती है तो उसके बाद एक अंत में एक कार्रवाई रह जाती है, यह कार्रवाई होती है मतदान की, क्योंकि सारी बातें हो गई हैं, यानी कि विधेयक पेश भी हो गया, उस पर चर्चा हो गई और उस पर बहुत अच्छे से चर्चा भी हो गई, खंडवार चर्चा और पूरी तरह से विचार विमर्श हो गया। तो अब क्या काम रह गया, सब लोग विधेयक को जान गए अच्छे से, है ना। अब सबको पता लग गया कि भाई विधेयक किस प्रकार का है, क्या क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है, बजट वगैरह कैसा होगा या कैसे कोई प्रावधान है, कानून है तो लागू कैसे किया जाएगा, उसको सारी बातें क्लियर है। अब मतदान रह गया, यानी कि अब सदस्य यह बताएंगे कि वह लोग उस विधेयक को स्वीकृत कर रहे हैं या फिर अस्वीकृत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समय दिया जाता है और लोकसभा का अध्यक्ष यह काम करता है। तो इस स्थिति में मतदान करना होता है। मतदान में क्या बताना होता है कि आप सहमत हैं या नहीं है, यानी कि आप हाँ में हैं या आप ना में हैं। तो ऐसी स्थिति में सदन अपना विचार पेश कर देते हैं कि वो हाँ में जा रहे हैं, ना में जा रहे हैं। अगर हाँ को बहुमत मिलता है तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक को एक सदन के अंदर पारित मान लिया जाए, और अगर बहुमत नहीं मिल पाता तो ऐसी स्थिति में वह विधेयक सदन के द्वारा अस्वीकार मान लिया जाता है और वह विधेयक वहीं खत्म हो जाता है। तो अगर वह विधेयक पास हो जाता है, उसको बहुमत मिल गया, सदन सदस्यों ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है, तो ऐसी स्थिति में वह विधेयक अब यहाँ पर आकर के पहले सदन में पास हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पहले सदन की पूरी कार्रवाई संपन्न हो गई है, पहले सदन से विधेयक पास हो गया। तो क्या होता है कि विधेयक दोनों सदनों में पास होता है, तो अभी पहले सदन में पास हुआ। अब क्या होगा, अब लोकसभा का जो अध्यक्ष है, मान लीजिए लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर राज्यसभा में पेश किया गया तो राज्यसभा का सभापति। तो सदन में पास हो गया, उसका अध्यक्ष या सभापति अब क्या करेंगे, दूसरे सदन में उस विधेयक को राय के लिए भेज देंगे। तो अब क्या होगा, विधेयक चला जाएगा दूसरे सदन के अंदर। तो जब दूसरे सदन में विधेयक जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर दोबारा कहानी अब यहाँ से शुरू हो जाएगी, यानी कि वापस से विधेयक का प्रस्तुतिकरण होगा, शिक्षक उद्देश्य बताए जाएंगे। ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित नहीं होगा क्योंकि वह पहले ही प्रकाशित हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, दूसरा पाठन शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा साधारण बहस, सिद्धांत और उपबंधों पर चर्चा होगी, फिर समिति में जाएगा, एक में समिति में जाने के बाद फिर विचार विमर्श होगा, फिर खंडवार चर्चा होगी। और अगर दूसरा सदन उचित समझता है, दूसरे सदन में किसी सदस्य को लगता है कोई संशोधन होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में विधेयक में संशोधन पेश कर देंगे और अंत में क्या होगा, मतदान होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि विधेयक जो है वह दूसरे सदन में पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा सदन अंतिम क्या निर्णय ले सकता है, इसके पास 4 ऑप्शन है जो अंतिम निर्णय के रूप में सामने आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि दूसरे सदन के में क्या अंतिम निर्णय आ सकता है। तो पहला समझते हैं, पहला है बिना संशोधन पारित, यानी कि दूसरा सदन उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर सकता है जिस प्रकार से वह पहले सदन से आया था। यानी कि विधेयक जिस तरह से पहले सदन से आया है, दूसरा सदन ने भी उसे उसी रूप में पास अब कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसको आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी ये पहली स्थिति है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि दूसरा सदन उस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ पास करे, यानी कि दूसरे सदन को लगता है कि कुछ कुछ बदलाव होने चाहिए, तो यह उन बदलावों के साथ संशोधन करके उस विधेयक को पास कर देगा। अगर दूसरी स्थिति होती है, यानी संशोधनों के साथ विधेयक पास होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह विधेयक फिर दोबारा से वापस पहले सदन में जाएगा और पहले सदन में जाने के बाद उसके ऊपर उन संशोधनों पर चर्चा होगी और देखा जाएगा कि वह सभी संशोधन पहले सदन में भी पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे यह एक महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। अगर यहाँ पर यह देखा जाए कि दूसरे सदन ने संशोधन के साथ पास किया था लेकिन पहला सदन उन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, अब यहाँ पर हो रहा है टकराव, यानी कि दोनों सदनों के बीच में आपस में टकराव हो रहा है, क्योंकि जो पहला सदन है वह दूसरे सदन की सिफारिशों को नहीं मान रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में टकराव बन जाता है और वह विधेयक पूरी तरह से पास नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में अब बीच में आना पड़ता है देश के राष्ट्रपति को, और देश के राष्ट्रपति के द्वारा उस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उस स्थिति में देखा जाता है कि संयुक्त बैठक के अंदर वह विधेयक पास हो रहा है या नहीं। अगर संयुक्त बैठक में विधेयक पास होता है तो वह विधेयक पास मान लिया जाता है, और अगर वह फेल होता है यानी कि अस्वीकार कर दिया तो ऐसी स्थिति में उसे अस्वीकार मान लिया जाता है। अब तक यह देखा गया है कि जब भी संयुक्त बैठक होती है तो वहाँ पे लोकसभा का पलड़ा भारी होता है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा की वजह से वह विधेयक अमूमन पास हो ही जाते हैं। ऐसा होता है, पर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा अब तक देखा गया। तो क्या होगा, अगर पहला सदन दूसरे सदन की सिफारिशों को नहीं मान रहा तो ऐसी स्थिति में द्वेष उत्पन्न होगा और संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। ये बात ध्यान रखना कि जब जब संयुक्त बैठक होगी तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा करी जाएगी। ठीक है, वही दूसरी बात देखते हैं। दूसरी स्थिति में ये अगली स्थिति यह है कि दूसरा सदन, यानी कि पहले सदन से तो विधेयक पास हो गया था लेकिन दूसरे सदन ने उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया, यानी कि पूरी तरह से नकार दिया।
अब इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ फिर दोबारा विद्वेष उत्पन्न हो गया, यानी कि यहाँ फिर दोबारा टकराव हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, एक तरफ विधेयक पास है, दूसरी तरफ विधेयक फेल है। तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति साहब को बीच में आना होगा। राष्ट्रपति साहब फिर दोबारा से आकर के संसद की संयुक्त बैठक का आह्वान करेंगे, संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और उस स्थिति में देखा जाएगा कि वह विधेयक संयुक्त रूप से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर दोबारा से वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी संयुक्त बैठक वाली। इसके अलावा दूसरे सदन के पास एक विकल्प और है, यह विकल्प है लंबित कर देना। मान लीजिए दूसरा जो सदन है वह उस विधेयक पे किसी भी तरह सहमत ही नहीं है और वह चाहता है कि मैं राय ही ना दूं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, वह उस विधेयक को लंबित कर देगा। यानी कि 6 महीने हो गए विधेयक वहां पड़ा ही हुआ है, सदन ने कोई फैसला लिया ही नहीं, लेकिन वह विधेयक पहले सदन से तो पास हो गया, लेकिन दूसरा सदन जो है वो उस विधेयक को देखना ही नहीं चाह रहा। अब ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति साहब बीच में आएंगे और फिर दोबारा संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और संयुक्त बैठक बुलाने के बाद फिर देखा जाएगा कि वह विधेयक पास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो पहली स्थिति है केवल वही स्थिति सीधी है कि जिस तरह से विधेयक पहले सदन में पास हुआ उसी तरह से दूसरे सदन में पास हो जाता है, तो वह विधेयक पास हो जाएगा और आगे राष्ट्रपति साहब के पास चला जाएगा। अन्यथा अगर बाद में से दूसरा सदन किसी भी ऑप्शन को अपनाता है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक ही बुलाई जाएगी। ठीक है, आई होप आप ये दूसरे सदन की प्रक्रिया भी समझ गए हों। तो दूसरे सदन में यह तीनों पाठन तो होंगे, लेकिन अंतिम रूप इन चारों में से कोई एक ही मिलेगा। ठीक है, अगर बिना संशोधन के यानी कि पहले सदन की तरह पास हो गया फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। बाकी नीचे वाली जो तीनों स्थिति है उसमें संयुक्त बैठक अब बुलाई जाएगी। ठीक है, तो यह स्थिति थी दूसरे सदन में विधेयक की। लेकिन अभी हम आगे की कार्रवाई के लिए यह मान लेते हैं कि यहाँ पर यह जो विधेयक है यह बिना संशोधन के पास हो गया। यानी कि अब हम यह मान लेते हैं कि सदन जो विधेयक है वह पहले सदन में भी पास है और दूसरे सदन में भी पास है। अब क्या होगा, अब वह विधेयक अधिनियम बनने की स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन अभी एक चीज अधूरी है, वह यह है कि राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दें। अभी भी देश के राष्ट्रपति ने उस पर स्वीकृति नहीं दी है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, दोनों जगह से पास होने के बाद वह विधेयक देश के राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो अब विधेयक राष्ट्रपति साहब के पास पहुंच गया, तो राष्ट्रपति साहब अब विधेयक पे अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि वह कानून बनने योग्य है या नहीं है। वैसे तो अब दोनों सदनों ने पास बन कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यह मान लिया जाता है कि विधेयक को कानून बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश के राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती हैं, वह 3 विकल्प में से कोई भी एक विकल्प चूज कर सकते हैं और यह संविधान के अनुच्छेद 111 में बताया गया है। तो विकल्प समझ लेते हैं कि देश के राष्ट्रपति के पास उस विधेयक के लिए क्या क्या विकल्प है। तो पहला विधेयक होता है स्वीकृत कर देना, यानी कि देश का राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस विधेयक को पूरी तरह से स्वीकृत कर सकते हैं। यह अधिकार देश के राष्ट्रपति के पास है, यानी कि जिस तरह से पीछे से पास होता हुआ है राष्ट्रपति ने पास कर दिया तो यहाँ से पास हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या, अब वह जो विधेयक था, यानी कि जिस कागज के पेपर की यानी कि जिस प्रस्ताव की कहानी विधेयक के रूप में शुरू हुई थी वह अब अधिनियम बन गया है, कानून बन गया है। ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन देखते हैं, स्वीकृति सुनिश्चित कर देना, यानी कि विधेयक अब राष्ट्रपति के पास तो आ गया दोनों सदनों से पास होकर के, लेकिन अब देश का राष्ट्रपति उसके ऊपर कोई भी निर्णय देना ही नहीं चाहते हैं। यानी कि विधेयक उन्होंने अपने पास रख लिया है, वह ना तो यह कह रहे हैं कि यह विधेयक पे वह स्वीकृत है या फिर वह अस्वीकृत है, यानी कि वह कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह विधेयक वहां लंबित पड़ा रहेगा और वह कभी पास होगा ही नहीं। इसको राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो की शक्ति कहा जाता है। ऐसी स्थिति में देश का राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर कोई भी फैसला नहीं लेता और विधेयक वहीं पड़े पड़े धीरे धीरे निरस्त हो जाता है। तो यह राष्ट्रपति की एक वीटो पावर है। तो राष्ट्रपति का 2 ऑप्शन था, पहला ऑप्शन में स्वीकृत कर देते हैं, दूसरे स्थिति में वह स्वीकृति सुरक्षित कर लेते हैं, यानी कि कहते हैं कि हाँ भी बाद में देखूंगा, और बाद में ना वो यह बताएंगे कि उन्होंने पास किया है ना वह यह बताएंगे कि उन्होंने उसे फेल किया, अस्वीकार किया। ठीक है, तो यह 2 स्थितियों को, इसके बाद आती है तीसरी स्थिति, पुनर्विचार की स्थिति, यानी कि अगर देश के राष्ट्रपति को यह लगता है कि उस विधेयक में कुछ संशोधन होने चाहिए, यानी कि संशोधन का अधिकार पहले सदन में भी था, दूसरे सदन में भी था और संशोधन का अधिकार अब राष्ट्रपति को भी है। तो ऐसी स्थिति में देश के राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, अब उस विधेयक को वापस से क्या करेंगे कि सदन नीचे भेज देंगे, यानी कि संसद में दोबारा भेजेंगे और संसद से कहेंगे कि इसके अंदर यह संशोधन करो, संशोधनों की सिफारिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे चीजें कुछ अलग हैं। अलग किस प्रकार है वह समझते हैं। अगर संसद उस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ, यानी कि जो संशोधन देश के राष्ट्रपति ने सुझाए थे उन संशोधनों को मान लेती है, उसके बाद संशोधन के साथ पास कर देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देश का राष्ट्रपति उसे आप फिर अपनी स्वीकृति दे देंगे और वह कानून बन जाएंगे। लेकिन मान लीजिए संसद में वह सिफारिशें गई, जो संशोधन सिफारिशें थी राष्ट्रपति ने की थी, वह सभी संशोधन सिफारिशें वापस से राष्ट्रपति के पास संसद में चली गई हैं, लेकिन संसद ने उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। यानी कि संसद ने क्या करा, फिर दोबारा से उस विधेयक को बिना किसी संशोधन के पास कर दिया और वापस से दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।
ऐसी स्थिति में अब देश के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति नहीं है कि उस विधेयक को वह रोक दे। यहाँ पर क्या होगा, अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया है तो वह विधेयक संशोधन होकर के आए या बिना संशोधन के आए, राष्ट्रपति को अब उस विधेयक को पास करना ही करना है और अधिनियम बनाना ही बनाना है। यहाँ पर राष्ट्रपति अब कोई अन्य फैसला नहीं ले सकते, यह कंडीशन यहाँ होती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो पहली बार में ही स्वीकृति सुरक्षित कर सकते हैं, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार वाली स्थिति अपनाते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को वह विधेयक पास करना ही होगा, चाहे वह संशोधनों के साथ आए या फिर वह विधेयक संशोधनों के बिना आए, और उसके बाद वह जो विधेयक है उसके बाद वह विधेयक अधिनियम बन जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने एक साधारण विधेयक की प्रक्रिया समझी है कि साधारण विधेयक किस प्रकार से अधिनियम बनता है। इसके अंदर हमने पहले यह समझा कि पहले सदन में क्या होगा और किस प्रकार से कार्रवाई होगी, फिर हमने यह समझा कि दूसरे सदन में किस प्रकार से कार्रवाई होगी, और अंत में हमने यह जाना कि देश के राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को लेकर के क्या क्या अधिकार होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सारा टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपके मन में जो भी डाउट्स थे इन सबको लेकर के अब कोई डाउट नहीं रहेगा, और अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से हल कर लेंगे। तो अब मानसून सत्र लगा हुआ है तो नए नए बहुत सारे अधिनियम आने वाले हैं, क्योंकि विधेयक अब यहाँ से पास होंगे। तो आने वाली क्लासेस के अंदर हम विधेयकों को भी पढ़ेंगे। तो आपको अच्छा लगा, आपको सब कुछ समझ में आया तो अकेले मत जाने, बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए, उन लोगों को भी जानने का मौका दें, अकेले अपना ज्ञान ना बढ़ाएं। और साथ ही साथ वीडियो के बारे में कुछ रिव्यू है तो उसको कमेंट कीजिए नीचे, हम उस पर देखेंगे, जानेंगे, और कोई जवाब होगा आपका तो फिर प्रश्न होगा आपका तो उस पर जवाब भी देंगे हम। और इसके अलावा वीडियो शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी फिर कल आएंगे एक नए दिन एक नया टॉपिक लेकर के, तब तक बने रहिए हमारे चैनल कुणाल इंस्पायरिंग पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।